हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास हम आपके लिए बहुत ही खास लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का क्लास। तो आइए बिना समय को गवाए हुए क्या करेंगे, अपने क्लास को अटेंड करेंगे। तो देखिए कि हम लिखे हैं कि अम्ल, भस्म एवं लवण। आज हम पढ़ेंगे अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। तो आइए हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अम्ल। और ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है कि बहुत ही वीवीआई है। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के नजरिया से ये क्या है, बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बिना टाइम को गवाए हुए हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अम्ल। अम्ल को ही बोलते हैं एसिड। आप जानते हैं कि बहुत लोग जो है ना, कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बोलते अम्ल नहीं बोलते हैं, वो अम्ल नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, एसिड। एसिड ले लिए तीन टारे। अम्ल नहीं बोलता है कि अम्ल ले लिए हैं जी हाँ, बाजार से तीन एसिड ले लिए हैं, यही बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसे है कि इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रयोग करते हैं क्या, इंग्लिश वर्ड का। इसलिए वो बोलते हैं अम्ल को बोलते हैं एसिड। क्या अम्ल को बोलते हैं, एसिड। तो आइए हम एसिड के बारे में जानेंगे कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन क्या स्वाद में खट्टा हो। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन क्या स्वाद में खट्टा हो, है ना, खट्टा, एवं धातु से अभिक्रिया कर क्या हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो और वो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हम बिल्कुल आपको आसान भाषा में बताएं, इसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक, ये आपसे पूछ लेंगे, हो सकता है 2 नंबर में पूछ लिया जाए, या तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। वो लिख दिया कि जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा उसे क्या कहते हैं, अम्ल, भस्म, लवण। इस प्रकार से आपसे पूछ लेंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के नजरिए से क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए हम पढ़ेंगे भस्म के बारे में। भस्म देखिए क्या कहते हैं, बेस। भस्म को कहते हैं बेस। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, देखिए जिनका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, कड़वा, तीखापन हो। अब ये नहीं कि मतलब मिर्चाई की तरह तीत, तो उस वैसा भी नहीं, तीखापन हो, हल्का सा तीखापन, एवं अम्ल को उदासीन कर क्या लवण बनाते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे बनाते हैं, मछली उछली बनाते हैं, मछली उछली, चिकन को, या तो कोई तेलाहा पदार्थ वाला जो है ना, मिला के सब्जी बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि कढ़ाई में लगल रहता है। तो उसको जो है ना, आप बिना भस्म के, मतलब बिना डिटर्जेंट दिए हुए कोई पदार्थ जब लोग नहीं उसमें दीजिएगा तो उससे छूटता नहीं है। उसको किसी कपड़ा से भी या पानी मारिएगा ना तो उसमें तेल लगाए। लेकिन वही उसमें क्या कहते हैं, भस्म जब मिला देते हैं, क्या होते हैं जानते हैं, अपमार्जक जो होते हैं, साबुन होते हैं, उसके बाद सर्फ होते हैं, कुछ उसके लिए स्पेशल आते हैं केमिकल वाला साबुन, वो सब लेके धोते हैं। तो क्या होता है कि वो एकदम छूट जाते हैं कि नहीं छूट जाते हैं। उसी प्रकार से होते हैं कि ये अधिक उपयोग होते हैं बर्तन को धोने में इस भस्म का। तो वही होता है कि वे पदार्थ जिनका जल विलयन क्या हो, स्वाद में कड़वा हो तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता हो। लवण बनाते हैं वो क्या होते हैं, धुल जाते हैं पानी के साथ, तब क्या हमारा कढ़ाई चकाचक दिखने लगता। वही कहते हैं कि जिनका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो, कड़वा हो तथा अम्ल को उदासीन कर क्या लवण बनाते हैं। हमें उम्मीद है कि ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि हम लिखे यहाँ पे कुछ अम्ल दूसरे अम्ल की अपेक्षा धातु को तेजी से घुलाकर, कुछ अम्ल दूसरे अम्ल की अपेक्षा क्या करते हैं, धातु को तेजी से घुलाकर हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं कि एक अम्ल दूसरे अम्ल को तेजी से घुलाकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। अब देखिए आगे, जैसे ले लीजिए लोहा देखिए, लोहा क्या है, ये कमरे के ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए ये कमरे के ताप पे जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और आपके लिए हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ये देखिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लाए हैं। ये देखिए कि आपसे पूछ लेंगे कि कमरे का तापमान क्या होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यदि आपको 20 और 25 दोनों दिया रहे तब तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस में टिक मारना। यदि ना रहे तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में टिक मार देना। यदि वहां पे लिखा रहे कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, तब तो आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में जो है ना टिक मारना। यदि आपको दोनों रहे ऑप्शन में, जैसे ए नंबर में हो जाए 20 डिग्री सेल्सियस, बी में हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस, सी में हो जाए 30 डिग्री सेल्सियस, और चौथा में हो जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस में क्या करना है,
टिक लगाना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखिए एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये लोहे से धीमी गति में, ये लोहा से धीमी गति में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सूत्र लिखे हैं, इसको बोलते हैं, ये क्या है, एसिटिक अम्ल का ये सूत्र है, और ये क्या है, लोहा है। उसके बाद देखिए फेरस एसिटेंट, ये है फेरस एसिटेंट। आपको ये थोड़ा सूत्र याद रखना ही पड़ेगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। और फेरस एसिटेंट, ठीक। और देखिए ये हाइड्रोजन को मुक्त कर रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम थोड़ा आपको बताते हैं समझने के लिए कि जितना मोटा आदमी होता है, जितना मोटा आदमी होता है वो उतना ही कम दौड़ पाता है ना। उसी प्रकार देखिए इसका सूत्र कितना है, बहुत बड़ा है, थोड़ा नाम भी क्या है, फेरस एसिटेंट, थोड़ा सा बड़ा पढ़ने, ये मतलब क्या, धीमी गति से हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है अभिक्रिया कर। देखिए ये लोहा से धीमी गति से, यहाँ पे लोहा है, देखिए ये लोहा है, ये लोहा से धीमी गति से अभिक्रिया कर क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि तीर का निशान जैसे ऊपर है, समझिए वो क्या, मुक्त कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है सूत्र HCl। यहाँ पे देखिए कि ये लोहा से के, ये लोहा के साथ तेजी से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए HCl, ये क्या, छोटा है। अब जो देखिए थोड़ा सा पतला रंग का आदमी होता है हमरे ऐसा, वो क्या मोटे आदमी की अपेक्षा बहुत जल्दी से दोगेंगे कि नहीं दोगेंगे। उसी प्रकार से यहाँ हम ठीक आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि ये बड़ा है, ये मोटा है, और यह हाइड्रोजन को धीमी गति से अभिक्रिया करता है। यहाँ लोहा से अभिक्रिया कर धीमी गति हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये पतला है, ये तेजी से गति करते हैं, तेजी से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे मुक्त कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र, ये हो गया लोहा। और यहाँ देखिए फेरस क्लोराइड, ये फेरस क्लोराइड बनाते हैं। और यहाँ पे भी देखिए ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए कि हमारा अगला टॉपिक है कि विद्युत अपघटन। क्या है विद्युत अपघटन? हम तो जानते हैं कि पहले विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, क्या है। देखिए कि जो अम्ल भस्म तथा लवण, जो अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन, देखिए लवण के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है। संचालन मतलब क्या, विद्युत जा रहा है, प्रवाह हो रहा है, समझ रहे हैं ना, विद्युत प्रवाह हो रहा है। मतलब यहाँ क्या करें, जो अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में विद्युत का क्या करें, संचालन कर रहे हैं, जिसमें विद्युत आसानी से जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक, आगे देखिए विद्युत अनपघटन। अनपघटन मतलब क्या होता है कि विरोध करना, अनपघटन नहीं जाना है। क्या, यहाँ तो वही बोल रहे हैं कि जो अम्ल, देखिए जो अम्ल भस्म तथा लवण के जल विलयन में, देखिए भस्म तथा लवण के जल विलयन में विद्युत का क्या करते हैं, संचालन नहीं करते हैं। यहाँ क्या करें, नहीं करते। अपघटन मतलब विद्युत का संचालन हो रहा, अनपघटन मतलब नहीं हो सकता है। वही बोल रहे हैं कि जो अम्ल भस्म तथा लवण के जल विलयन में विद्युत का क्या संचालन नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनपघटन कहते हैं। विद्युत का अनपघटन कहते हैं। देखिए विद्युत का अपघटन और अनपघटन में कुछ नहीं, सीधा आराम से ये रखना है कि विद्युत का संचालन जिस विलयन में, देखिए यहाँ पे विलयन है ना, अम्ल तथा भस्म के लवण जल विलयन में, सीधा जिस विलयन में, आप सीधा शॉर्टकट में याद रखिए, जिस विलयन में विद्युत का संचालन हो उसे विद्युत संचालन कहते हैं। विद्युत का क्या हो, जाना आसानी से हो, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। और जिसमें नहीं जाना आसानी हो उसे क्या, अनपघटन कहते हैं। ये समझ गए आप। आगे देखिए आयन, आयन के भी बारे में जान लेते हैं। जल द्वारा विद्युत अपघटन का आयनों में विघटन, विघटन मतलब क्या होता है, विभक्त होना, बंटना, विघटन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन कहते हैं। यहाँ देखिए जल द्वारा विद्युत अपघटन का आयनों में, विद्युत अपघटन यहाँ कराते हैं तो वही कहते हैं कि जलेमन कराते हैं। कोई विलयन है, जल विलयन है, उसमें अनेक प्रकार से देते हैं, तो क्या, विलयन। तो देखिए कि जल द्वारा विलयन अपघटन का आयनों में विघटन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो ये समझ गए आप। आगे देखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आइए आपके जो है कि 2026 के क्वेश्चन प्रश्न पे ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विलयन जितना ही तनु होगा, तनु मतलब क्या, तन्य होगा। आप लोग च्युइंगम खाते होंगे, क्या च्युइंगम खाते मतलब क्या, वो मुंह से निकाल के देखते होंगे, ऐसे तिरगाते हैं, नमड़ाते हैं, खींचते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, मतलब क्या, उसी प्रकार के विलयन जितना ही क्या, तनु तन्य होंगे
उसमें आयन की मात्रा देखिए, आयन की मात्रा उतना ही क्या होंगे, अधिक होंगे। जितना ही तन्य होंगे उसमें क्या आयन की मात्रा उतना ही अधिक होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना, आपसे पूछ लेंगे इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में कि विलयन जितना ही तनु होंगे उसमें आयन की मात्रा क्या होंगे, तो यहाँ लिखना है अधिक, ठीक। या तो आपसे ऐसे पूछ लेंगे यदि आयन की मात्रा अधिक हो तो विलयन क्या होंगे, तनु दे देंगे, तन्य दे देंगे, अनेक प्रकार से दे देंगे, ठीक ना, और तन्य दे देंगे, तन्य दे देंगे, अधिक कम दे देंगे। तो आपको किस में टिक लगाना, तन्य में। तो आप यहाँ तक समझ गए। तो आइए आगे हम इसमें से जो है ना कि ये भी बहुत ही क्या है, VVI है, VVI ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कि कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या है कि सबसे पहला है कि संतरा, संतरा या नींबू। अब संतरा खाते हैं, नींबू खाते हैं, लेमन टी पीते हैं, शरबत बना के पीते हैं, या तो सत्तू में नींबू देते हैं। आप लोग मार्केट जाते हैं होंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे सत्तू बिकते हैं ना, तो वो लोग सत्तू बनाते हैं उसमें संतरा देते हैं, सॉरी संतरा नहीं, नींबू का रस देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि संतरा या नींबू, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे देखिए सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में कौन सा, सिट्रिक अम्ल क्या होता है कि थोड़ा नींबू खेबे नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छी पर्चल जैसे लेते हैं झंझना जाते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए संतरा में क्या सिट्रिक अम्ल होते हैं। उसके बाद देखिए सेब, सेब में कौन सा अम्ल रहते हैं, तो मौलिक अम्ल रहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। इमली, इमली खाते हैं ना, खट्टा खट्टा, टट्रिकम, टट्रिकम, इमली, इमली क्या है, खट्टा, टट्रिक अम्ल, देखिए टट्रिक अम्ल। उसके बाद देखिए सिरका, सिरका में कौन से अम्ल होते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, ठीक। आगे देखिए दही, दही में कौन सा अम्ल होते हैं, लैक्टिक अम्ल। क्या आप जानते हैं दही जो जमते हैं उसमें कौन सा कीटाणु पाए जाते हैं, कौन सा कीड़ा पाए जाते हैं, उसमें कौन सा पाए जाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस अम्ल पाए जाते हैं बहुत ही संख्या में। जब दूध रहते हैं ना गर्म, तो वो क्या होते हैं कि हल्की मात्रा में होते हैं। वही जब दूध ठंडाने लगते हैं तो उसमें धीरे धीरे कीटाणु बढ़ने लगते हैं, और जैसे उसमें जोड़न देते हैं, हमारे इधर तो जोड़न बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, जोड़न बोलते हैं, या सीधा आप आसानी भाषा में समझिए ना, दही, दही उसमें देते हैं ना, तो वो दही जो है अपना संख्या बढ़ाने लगते हैं। बस वही जो संख्या बढ़ाने लगते हैं ना, उसमें कीड़ा की संख्या, कीटाणु संख्या अधिक होने लगते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि दही जम जाते हैं। तो ये किस कारण से होते हैं, इसमें दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन ये कौन सा कीटाणु के वजह से होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस कीड़ा के वजह से दही क्या होते हैं, थक्का जम जाते हैं, ठीक। आगे देखिए कि हमने टट्रिक अम्ल, सॉरी टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि टमाटर जो होते हैं पहले हरा होते हैं, वो कौन सा अम्ल के कारण होते हैं, तो वो क्लोरोफिल अम्ल, वो क्लोरोफिल के कारण जो होते हैं ना कि टमाटर का रंग हरा होते हैं। और वो जो होते हैं कि जब पक जाते हैं, क्या जब वो पकने लगते हैं टमाटर, तो उसमें क्या लाइकोपिन अम्ल किए होते हैं कि आने लगते हैं, लाइकोपिन, तब वो क्या होते हैं कि पकने लगते हैं, टमाटर लाल दिखने लगते हैं कि लाइकोपिन के कारण। आगे देखिए अमासेरस, क्या अमासेरस, अमासेरस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग कभी कभी जो है ना ढकार देते हैं तो क्या निकलते हैं ना, वो थोड़ा क्या खट्टापन में रहता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अमासेरस में रहता है। कभी कभी ना होता है अचानक से ढकार मार देते हैं, खाते हैं तो सरक जाते हैं, तो मतलब क्या वो निकलता है, आप लोग को थोड़ा उदी है, खट्टापन लगते हैं, तो वही होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। अब चाय, चाय, चाय में क्या होता है, टेनिक अम्ल होते हैं, चाय में क्या होता है, टेनिक अम्ल होते हैं। इसी अम्ल के कारण जो है ना, जो व्यक्ति देखते होंगे कि चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, उनका भूख जो है ना मंदा हो जाता है, कम वो खाना खाने लगते हैं। इसी अम्ल की वजह से जो है कि क्या करते हैं कि वो कम भोजन करने लगते हैं, तो चाय क्या हो जाते हैं, टेनिक अम्ल हो, ठीक। उसके बाद देखिए विटामिन सी, विटामिन सी में क्या होते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं, देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। उसके बाद देखिए लाल चींटी, लाल चींटी में कौन से होते हैं, फॉर्मिक अम्ल होते हैं। लाल चींटी देखिए कि वो जब काटते हैं ना, जहां पे भी काटते हैं, ब्लैक वाला चींटी काटते हैं ना तो उतना ही फूलते हैं। सबसे पहले तो जल्दी ब्लैक वाला चींटी काटता नहीं है, ठीक, लेकिन लाल वाला जो चींटी काटते हैं ना, जहां पे भी काटते हैं ना वहां पे फूल जाते हैं, क्या होता है, फूल जाते हैं। तो वो जो है ना कि जैसे ही डंक मारता है ना चींटी, वो अपना यही अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को ही उसमें छोड़ देते हैं, जो कि है कि वो फूल जाते हैं। अब उसको जितना ऐसे ऐसे कीजिएगा, दबाइएगा ना, ऐसे ऐसे दबाइएगा,
वो उतना ही क्या होता है, फूलते हैं, उसको जितना नोचिएगा उतना ही क्या वो फूलते हैं। ये जो काटने के बाद लहरता यही फॉर्मिक अम्ल के कारण ही लहरता है। इसमें देखिए कि आपसे कैसे पूछे जाएंगे, आपको ये बोलेंगे कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको ऑप्शन में दे देगा, एक सिट्रिक अम्ल दे देगा, एगो मोलिक दे देगा, एगो टोटरिक दे देगा, एगो क्या टेटनिक अम्ल दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार से पूछ लेंगे कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सब आपको ध्यान में, इसको याद रखिएगा और हम दावे के साथ कह सकते हैं। इससे भी आप, एक तो 100% है लेकिन 2 पूछने का चांस है, लेकिन इसमें से जो है ना एक तो फिक्स है आपका, इससे बाहर एक भी नहीं जाएंगे। आपको एगो पूछ लिया जाएगा, अब कौन पूछेगा ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये क्या है याद रखना है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए तो इसको एक बार और से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाए। तो आइए देखिए आगे लिखा है कि विषैले अम्ल। अब कुछ जानेंगे, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके लिए है, तो इसको पहले जान लेते हैं कि विषैले अम्ल क्या। विषैले अम्ल, विषैले अम्ल में होते हैं कार्बोनिक अम्ल, इसको बोलते हैं फिनॉल। आप लोग यदि गांव देहात के होंगे तब तो आप लोग समझ गए होंगे कि फिनॉल कहते हैं, वो बोलते हैं फेनेनिक तेल होता है। जो गांव देहात में होते हैं ना वो लोग, आप समझ जाएंगे कि फेनैनिक का तेल वो कहाँ पे देते हैं कि गाय को जब अधिक मक्खी उक्खी लगने लगते हैं ना तो उसके देह पे लगाते हैं, या तो उसको जो है ना कहीं नाला उला में अधिक बदबू मार रहे हैं तो वहां पे भी मारते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां के कीटाणु मर जाते हैं। तो इसलिए विषैले अम्ल बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक, ये हो गया फिनॉल। उसके बाद आगे देखिए कि तीव्रनाशक अम्ल। तीव्रनाशक अम्ल क्या होते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सूत्र भी, कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब सल्फ्यूरिक अम्ल को ही जो कि बैटरी, गाड़ी के बैटरी होता है ना उसमें लगाया जाता है। ये क्या है, तीव्रनाशक भस्म। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी के गड़ी में दिया जाता है, जो होते हैं कि बैटरी का पानी कहते हैं आप लोग, वो पानी में देते हैं। ठीक, उसके बाद आगे है कि नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है NHO3। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। ये विषैले अम्ल में हो गए सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक, आगे देखिए विषैले भस्म। विषैले भस्म में हो जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखिए यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, CaOH2। उसके बाद दूसरा होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है BaOH2। यहाँ देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड आपसे पूछेंगे कैसे, पहले इसको बताते हैं, आपको तब बताएंगे। तीव्रनाशक अम्ल, तीव्रनाशक अम्ल में हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछेंगे कैसे, आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन विषैले अम्ल है, निम्न में से कौन विषैले अम्ल है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन में दे देंगे फिनॉल, एक ऑप्शन में दे देंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे में दे देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरे में दे देंगे नाइट्रिक अम्ल। तो आपको कौन सा लगाना है, तो यहाँ पे बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन विषैले अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए कि नाइट्रिक अम्ल भी दे देगा, ठीक ना, लेकिन बोलेंगे विषैले अम्ल तो आपको किस में लगाना है, कार्बोनिक अम्ल में, मतलब फिनॉल में। आपको अगर कार्बोनिक अम्ल ना दिखे तो फिनॉल भी दिख सकता है, या तो आपको कार्बोनिक अम्ल दिखेंगे तो आपको उसमें टिक लगाना है। ये आप समझ गए। आगे देखिए कि बोलेंगे कि तीव्रनाशक अम्ल कौन सा है, तीव्रनाशक अम्ल कौन है, उसमें सल्फ्यूरिक दे देंगे, उसके बाद कार्बोनिक दे देंगे, नाइट्रोनिक दे देंगे, और दे देंगे इनमें से 2 और 3 ऐसे प्रकार के दे देंगे। तो आपको इन दोनों में टिक लगा देना है, ठीक ना। इस प्रकार से, जिस प्रकार से बिहार बोर्ड पूछते हैं हम उसी प्रकार से आपको बता रहे हैं। फिर देखिए विषैले भस्म, विषैले भस्म में पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से विषैले भस्म कौन है, ये दे देंगे या तो ये दे देंगे, बाकी 3 अलग ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या उसको टिक लगाना है, ठीक। आप यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए कि तीव्रनाशक अम्ल, तीव्रनाशक अम्ल होते हैं कि यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको इनमें से एगो दे दिया जाएगा, बाकी 3 अदर दिए जाएंगे। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि कौन है। इसमें भी आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स है, हम जो बता रहे हैं आप सिर्फ उसको गेन कर लीजिएगा तो आपका बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसमें में से जो है यहाँ पे देखिए कि इतना में से आपका 1 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, ठीक। आगे देखिए, आगे जानेंगे ये भी क्या है, वीवीआई है। आपसे पूछेंगे कि भस्म, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म में अंतर बताएं,
इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा। या तो बोलेंगे कि परिभाषा में नहीं देंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन क्या प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, या तो इससे पूछ लेंगे, या तो आपको ऐसे बता देंगे कि जो परिभाषा में पूछेंगे जो अम्ल घुलकर पूर्ण रूप से क्या आयनित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल, भस्म अम्ल, तीव्रनाशक भस्म, इस प्रकार से दे जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए प्रबल अम्ल के बारे में जानते हैं कि जो अम्ल जल में घुलकर पूर्ण रूप से देखिए आयनित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान कर रहा है, पूर्ण रूप से पूरे घुल के, जिस प्रकार से ना आप नमक ले लीजिए, नमक को पानी में दीजिएगा तो और चीनी को भी पानी में दीजिए तो वो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, ठीक ना, घुल जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, घुलकर आयन प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से देखिए कि एग्जाम्पल मतलब होते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, ठीक। उदाहरण में दे देंगे कि देखिए HNO3 दे देंगे, HNO3, HCl दे देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल दे देंगे, देखिए H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए, ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गए, ठीक। आगे देखिए प्रबल भस्म में क्या है कि जो भस्म जल में घुलकर पूर्ण रूप से घुलकर, देखिए पूर्ण रूप से घुलकर आयनित होकर देखिए कि यहाँ OH हाइड्रोक्साइड OH को क्या करें, प्रदान कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए दुर्बल अम्ल, जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से, मतलब क्या, हल्का आंशिक मतलब क्या होता है, हल्का आंशिक रूप से आयनित होकर क्या हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है, देखिए आयन प्रदान करता है। यहाँ पे क्या, जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से, हल्का रूप से क्या आयनित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए कि पूर्ण रूप से हो रहे थे, यहाँ पे हल्का आंशिक रूप से प्रदान करता है, उसी को क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक। और दुर्बल भस्म में भी हो जाएंगे उसी प्रकार, जिस प्रकार से यहाँ कि हम आपको आगे बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल में उदाहरण जान रहे हैं आप, एग्जाम्पल में क्या है कि H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद देखिए कि CH2COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। आगे देखिए H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे लिखा है बोरिक अम्ल। आपको ये ध्यान में रखना, और ये सब सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो आपको 10th में जो अच्छे मार्क्स आएंगे अबे करेंगे, लेकिन ये आपको 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले भागीदारी निभाएंगे। इसलिए आपको ये सब क्या याद रखना है, क्योंकि आप ये नहीं है कि 10th के बाद आप नहीं पढ़िएगा, आप 11th में भी पढ़िएगा। अगर आप साइंस लीजिएगा तब तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाभदायक चीज़ है। यदि आप आर्ट्स ले लीजिएगा कमजोर स्टूडेंट की तरह कि नहीं हमको साइंस नहीं पढ़ना, सॉरी, कमजोर स्टूडेंट वो भी नहीं होते हैं, वो भी होते हैं, वो आर्ट्स लेके किसी और फील्ड में चले जाते हैं और साइंस लेके किसी और फील्ड में चले जाते हैं। इसलिए आपको क्या, ये सब भी आप ध्यान में, अगर आपको ये है कि आर्ट्स पढ़ना है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम साइंस लेंगे 12th में भी, तब ये सब को सूत्र को भी आपको याद रखना है, जिससे होंगे कि आपका इंटर में, ठीक ना, इंटर 12th में आपको बहुत आसान लगे केमिस्ट्री समझने में, नहीं तो आपको ये थोड़ा बोरिंग टाइप लगेंगे केमिस्ट्री। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बताते हैं। तो अब आइए कि हम इससे पीछे दुर्बल अम्ल के बारे में जाने थे, अब क्या जानेंगे, दुर्बल भस्म के बारे में। तो आइए दुर्बल भस्म के बारे में जानते हैं। जो भस्म जल में घुलकर, देखिए जो भस्म जल में घुलकर आंशिक रूप से क्या आयनित होकर, कम मात्रा में आयनित होकर मिलकर, लेकिन कम मात्रा में, आंशिक रूप से हल्का ही आयनित होकर कम मात्रा में क्या OH माइनस प्रदान, क्या हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, OH माइनस आयन में प्रदान कर रहा है, क्या माइनस प्रदान कर रहा है, ठीक, माइनस आयन में प्रदान कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे होंगे आयन, ठीक, आयन प्रदान करता है, उसी को क्या कहते हैं, दुर्बल भस्म। देखिए आसान भाषा में समझिए, जो भस्म जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल भस्म कहते हैं। ये आप जान गए। दुर्बल भस्म के कुछ एग्जाम्पल, जैसे देखिए NH4OH, ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको अमोनिया के बारे में अच्छे से इंटर में जाइएगा तो बहुत अच्छे से बताया जाता है कि इंटर में, ठीक। तो यहाँ अमोनिया का हो गया अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक। उसके बाद देखिए CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आगे देखिए ये यहाँ पे देखिए बन रहे ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये Mg
OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सांद्र अम्ल, अगला टॉपिक है सांद्र अम्ल। हमसे इसमें पूछेंगे कैसे कि जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो या अधिक हो उसे क्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ सकता है, इसमें पूरा कंफर्म नहीं कि पूछ लेंगे, लेकिन इसमें हो सकता है कि पूछ लेंगे। उसे क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं, तनु कहते हैं, अम्ल कहते हैं कि दुर्बल अम्ल कहते हैं, भस्म कहते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि देखिए सांद्र अम्ल बहुत आसान है याद करने के। जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। उदाहरण में ले लीजिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, आगे देखिए तनु अम्ल। तनु अम्ल में जिस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो। ठीक, यहाँ पे देखिए अम्ल की मात्रा क्या थे, अधिक थे। यहाँ पे सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक और तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा क्या, कम हो, उसे क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में लीजिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। आप ये समझ गए क्या, आप ये समझ गए। अब आगे हम जानेंगे पीएच मान के बारे में। आप ये पीएच मान को अगर जान लेते हैं ना, समझिए आपका 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। इसमें तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2 नंबर आपका आ जाएगा। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, समझ लीजिए। देखिए POTEN TIAL पोटेंशियल ऑफ HYDROGEN हाइड्रोजन। इसको लिखते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब आप समझ लीजिए थोड़ा पीएच मान के बारे में कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, 0, ठीक, और यहाँ पे क्या है 14, ठीक, और इसके बीच में ले लीजिए 7 से कम जितने भी होंगे ये क्या होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति, ठीक, और 7 से जो भी अधिक होंगे वो क्या होंगे, भस्म प्रवृत्ति। मतलब क्या, 7 से जितने भी नीचे होंगे, ठीक, 7 से पीएच मान के नीचे जितने भी होंगे ये किस में आ जाएंगे, अम्ल प्रवृत्ति में आ जाएंगे। और 7 से ऊपर 14 तक के बीच में ही जितने भी आएंगे वो भस्म प्रवृत्ति में आ जाएंगे। तो आइए हम आगे समझते हैं। पदार्थ लिखे हैं और यहाँ पीएच मान लिखे हैं। पीएच मान भी आप जानेंगे कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं पीएच मान का फुल फॉर्म, ठीक, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आगे देखिए कि अमाशय रस का पीएच मान देखिए कितना होता है, 1। अब देखिए 1.0 है तो मतलब क्या, 1 होते हैं पीएच मान। अब नींबू रस देखिए, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, 2.5। इसको आप 2.5 बोल सकते हैं या तो 2.5 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या तो 2.5 बोल सकते हैं या तो इसको 2.5 आप बोल सकते हैं। ये देखिए आगे बहुत देखिए सिरका ये सब क्या अम्लीय प्रवृत्ति में है, ये सब अम्ल। आप बोलते हैं अमाशय रस अम्ल, नींबू रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बोल रहे हैं ना। उसी प्रकार देखिए ये किस प्रवृत्ति में आ रहे हैं, ये अम्ल प्रवृत्ति में। तो सिरका का पीएच मान 3 होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए टमाटर का पीएच मान देखिए 4.1। उसके बाद देखिए पसीना का पीएच मान कितना होता है, 4.5 पसीना का पीएच मान। आगे देखिए अम्ल वर्षा बारिश जो पड़ते हैं उसी वर्षा को कहते हैं अम्ल वर्षा। तो उसका पीएच मान कितना होता है, बारिश वाले जल जो होते हैं उसका पीएच मान कितना होते हैं, 5.6। वो थोड़ा अम्ल प्रवृत्ति में होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए पेशाब, इंसान जो पेशाब करते हैं या गाय जानवर पेशाब करते हैं उसका पीएच मान कितना होते हैं, तो देखिए उसका पीएच मान 6 होते हैं। क्या होते हैं, 6। आगे देखिए दूध, गाय दूध देते हैं ना, गाय का दूध, वो देखिए कि उसका पीएच मान कितना होता है, देखिए 6.5 पीएच मान। अब देखिए ये शुद्ध जल का पीएच मान कितना होते हैं, 7। आपको हम यहाँ पे एक बताते हैं कि इधर तो अम्ल प्रवृत्ति में हो गए, इधर भस्म मतलब क्षारीय प्रवृत्ति में हो गए, और इस बीच में जो 7 पे पॉइंट पे जो भी आएंगे वो क्या होंगे, उदासीन। तो आपसे इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि निम्न में से किसका पीएच मान उदासीन है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि शुद्ध जल जो है हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, और उसका पीएच मान 7 होते हैं, और वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो उदासीन होते हैं। ये आपसे पूछ लेंगे इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में। इसका तो हमको लगता है कि ये पूरा फिक्स रखिए कि ये आपसे पूछ लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए आंसू, इंसान जब रोते हैं
रोते हैं ना, वो आप देखते हो कि रोते रोते अगर कभी कल अगर आपके मुंह पे आते हैं तो वो कितने कैसा लग जाते हैं, थोड़ा तीखापन में आते हैं, कड़वापन में लगते हैं ना, नोनछेनी टाइप में लगते हैं वो आंसू। आप देखिए कि साथ से जो इधर आगे बढ़ने लगे, ये क्या क्षारीय प्रवृत्ति में आगे, देखिए साथ से इधर आगे, ये क्षारीय मतलब भस्म प्रवृत्ति में। और आंसू का जो पीएच मान होता है वो 7.3 होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे आइए, खून। इंसान का जो खून होता है, अगर देखते हैं कि कहीं कट जाता है ना, उसे पकड़ लेते हैं, मतलब क्या उसको खून बहने नहीं देते हैं, वो देखते हैं कि अगर लेते हैं ना तो वो थोड़ा नोन छेनी टाइप में लगते हैं, लगता है कि नहीं लगते हैं। तो वही तो इसका जो पीएच मान होता है वो खून क्या है, भस्म प्रवृत्ति में, क्षारीय प्रवृत्ति में, तो इसका पीएच मान कितना 4 होते हैं। आगे देखिए पित्त, इंसान का पित्त ले लीजिए या जानवर का पित्त लीजिए। इंसान का तो पित्त बहुत कम देखे होंगे आंखों के सामने में, लेकिन आप लोग जो है ना जानवर का पित्त देखे होंगे। बकरी होते हैं, बकरी को काटते हैं, या तो क्या होते हैं खस्सी को काटते हैं, या तो आप लोग देखते होंगे मुर्गा। मुर्गा तो हर कोई देखते हैं कि बाजार में, उसमें पीला रंग का होते हैं। मछली होते हैं, हर एक किसी के घर में आते हैं। अब जो संत प्रवृत्ति है उसके तो घर में नहीं आते हैं, लेकिन मछली का देखते होंगे पित्त निकलता है पीला रंग का। वही पित्त जो है उसका पीएच मान कितना होता है जानते हैं, वो थोड़ा पित्त जो है वो बहुत तीखा होते हैं, तीखा होते हैं। वो अगर फट जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सभी चीज को तीखा कर डालते हैं। उसी प्रकार देखिए पित्त, पित्त का पीएच मान 7.5 से 8.8 तक होते हैं। इसी में सभी का जो है, इंसान का, जानवर का, इसमें सभी का मिला हुआ है कि यहाँ इंसान और जानवर सभी पित्त का जब हो गया तो पूरे पित्त का बात हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या 7.5 से 8.8 तक के बीच में होते हैं। उसके बाद देखिए चूना जल, चूना जल का पीएच मान क्या, तो चूना जल का पीएच मान होता है 11। आगे भी है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट थे हम वही आपको बताए हैं कि आगे भी है चूना जल। चूना जल का पीएच मान कितना होता है, 11। हमें उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं टोटल वीवीआई है ये बिहार बोर्ड के लिए, इसलिए आपको इसे अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं फिर आगे कुछ बता। तो आइए कुछ हम जो है कि यहाँ पे देखिए अम्ल तथा भस्म में रंग परिवर्तन, किस प्रकार से अम्ल तथा भस्म में रंग परिवर्तन होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये भी क्या है, वीवीआई है 2026 के लिए, ये भी क्या है बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए सूचक, ठीक, उसके बाद देखिए रंग परिवर्तन लिए हैं, ठीक, उसके बाद देखिए अम्ल और भस्म। यहाँ पे देखिए कि पहला है जब लिटमस में क्या अम्ल को मिलाया जाता है, जब लिटमस पे अम्ल को डाला जाता है तो वो किस प्रकार में आ जाते हैं, वो लाल रंग में आ जाते हैं, लाल रंग परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक, जब लिटमस में अम्ल को मिलाया जाता है तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उसी प्रकार जब लिटमस में भस्म को मिलाया जाता है, यहाँ पे देखिए भस्म को जब लिटमस में मिलाया जाता है तो वो वही यहाँ पे देखिए लाल हो रहा था। लिटमस में जब अम्ल मिला रहे थे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहे थे, लाल रंग के हो जाते थे। जब उसी लिटमस में जब भस्म को मिलाएं तो वो क्या नीला रंग में आ गए। देखिए यहाँ रंग परिवर्तित हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे लाल हो रहे थे, यहाँ नीला हो गए, हुए ना। फिर उसी प्रकार देखिए जब मिथेल ऑरेंज में जब किसको, अम्ल को डाले तो ये भी क्या हो गए, लाल हो गए। जब मिथेल ऑरेंज में ठीक ना अम्ल को डालें तो वो भी क्या हो गए, लाल हो गए। लेकिन जब उसमें भस्म को मिलाएं तो वो सीधे पीला आ गए। जब उसमें भस्म को मिलाए मिथेल ऑरेंज में, देखिए मिथेल ऑरेंज में अम्ल को मिला रहे थे तो ये लाल हो गए, ठीक उसी में जब भस्म को मिलाए तो ये पीला रंग में आ गए। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से पूछ लेंगे कि मिथेल ऑरेंज में जब भस्म को मिलाए तो वो किस रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएंगे पीला। ये ध्यान में रखना। और इससे इतने गो में से आपका एक या तो 2 नंबर फिक्स है, 2 ना हो फिक्स लेकिन एक फिक्स है। देखिए उसके बाद फिनोल पेंथोली में जब अम्ल को मिलाते हैं तो ये क्या होता है, रंगहीन। एक होते हैं रंगीन, एक होते हैं रंगहीन। रंगीन का मतलब होता है कि वो रंग गया, रंगहीन का मतलब वो रंग से हीन हो गया, उसमें रंग बचा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब अम्ल को मिथोल पेंथेली में मिलाए अम्ल को तो यहाँ क्या हो गए, रंगहीन हो गए। लेकिन जब भस्म को मिलाए तो ये क्या आ गए, गुलाबी आ गए। क्या समझे, मेंथोल पेलिन में जब भस्म को मिलाए तो ये क्या आ गए, गुलाबी आ गए। यहाँ तक आप समझिए। अब देखिए यहाँ हल्दी लीजिए। अब हल्दी में जब अम्ल को मिलाए, क्या हल्दी में जब अम्ल को मिलाए तो ये किस प्रकार में आ गए, किस रंग में आ गए, किस कलर में आ गए, तो ये पीला आ गए। लेकिन जब हल्दी में भस्म को मिलाए तो ये लाल भी आए और भूरा भी आए हैं, क्या लाल और भूरा दोनों आ गए। ठीक, यहाँ तक समझिए। आगे देखिए चुकंदर तो आप लोग जानते ही है, चुकंदर जानते ही होंगे। जब चुकंदर में अम्ल को मिलाया गया
तो ये क्या हो गया, लाल और बैगनी दोनों आ गए, लाल और बैगनी दोनों आ गए रंग, ठीक। लेकिन इसी चुकंदर में जब भस्म को मिलाएगा तो ये देखिए यहाँ पे लाल और बैगनी आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गए, पीला आ गए। फिर उसी प्रकार से देखिए, जब लाल गोभी का पत्ता समझ रहे हैं ना, फूल गोभी जिसको बोलते हैं, फूल गोभी, ठीक ना, कोबी देहाती भाषा में कहते हैं कोबी, आप लोग किधर क्या कहते हैं पता नहीं, कोबी, फूल गोभी, गोभी यही बोलते हैं, किताबी भाषा में गोभी हो गए, फूल गोभी हो गए। तो यहाँ पे देखिए लाल गोभी का पत्ता, जब लाल गोभी के पत्ता पे अम्ल को डाला गया तो वो क्या, लाल रंग तो आया ही, लेकिन इसमें बैगनी भी आ गया, लाल बैगनी दोनों कलर आ गए। लेकिन जब उसी लाल गोभी के पत्ता में जब भस्म को डाला गया, मिलाया गया, तो ये क्या आ गए, हरा कलर में आ गए, क्या आ गए, हरा कलर में। यहाँ पे देखिए कि लाल गोभी का पत्ता था, लेकिन इसमें जब अम्ल को मिलाया तो लाल और बैगनी आ रहे थे, लेकिन जब भस्म को मिलाए तो यहाँ क्या आ गए, हरा आ गए, ठीक। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपको हम बता देते हैं कि इसमें से पूछ लिया जाएगा कि हल्दी में जब भस्म को मिलाए तो किस कलर का आया, कौन सा रंग आया, तो आपको बताना है यहाँ पे लाल और भूरा, लाल भूरा। इसी प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, 2 को 3 को दे देंगे, पीला, नीला, हरा, गोभी, रंगीन दे देंगे। आपको ध्यान में रखना है कि हमारा सवाल क्या कह रहा है और आंसर हमारा क्या है, ये सबको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता रहे हैं हमेशा कि हम जो भी आपको बताएंगे वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बताएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव से बताएं या सब्जेक्टिव से बताएं, ठीक ना। तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। और क्लास यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, बाकी अधिक लंबा हो जाएंगे वीडियो, इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके पास ला देंगे। उसमें हम पढ़ेंगे अब यहाँ अम्ल और, देखिए अम्ल और भस्म के बारे में हम जान गए। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे लवण के बारे में, और कुछ प्रयोगशाला में जैसे खाने का सोडा बनाया था उसका उपयोग, और कैसे बनता है खाने का सोडा, नमक हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, अनेक प्रकार से सोडियम क्लोराइड हो गया, इन सबको कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, हम अगले वीडियो में जब लवण वाला लाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो अगर ये क्लास तनिक भी अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी आगे वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार से नए जोश और नए अंदाज के साथ। जय हिंद।